तो चलिए अब जो हम लोग आधुनिक काल के जो है हम लोग कवि को देखेंगे। आधुनिक काल के कवि एवं उनकी जो रचना है उन सबको देखेंगे। तो चलिए संक्षेप में जो है उन कवि के बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का आरंभ जो है वो कहाँ से कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का जो आरंभ है वो 1843 ईस्वी से आधुनिक काल का आरंभ शुक्ल जी मानते हैं। तो शुक्ल जो है वो 1843 ईस्वी से मानते हैं और 1868 से भी मानते हैं। तो 1868 से क्यों मानते हैं? क्योंकि इस समय जो है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो इसलिए जो भारतेंदु युग का जो है उदय, आधुनिक युग का आरंभ का मतलब है कि भारतेंदु युग का उदय। तो भारतेंदु युग का उदय कब हुआ है? तो 1868 ईस्वी में। तो जब से भारतेंदु युग का उदय हुआ तभी से समझ लो कि आधुनिक युग आ गया है। तो 1868, तो इस जो है बीच का 1843 से बीच का जो है 68 के बीच, इस बीच का समय को 25 वर्ष का जो समय है उसको क्या कहा है? 25 वर्ष का जो समय है उनको शुक्ल जी ने संक्रांति काल नाम दिया। क्या नाम दिया है? तो संक्रांति काल नाम दिया। ठीक है। और कुछ लोग 1850 ईस्वी से भी मानते हैं। 1850 ईस्वी से मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि इस समय जो है भारतेंदु का जन्म हुआ था। तो 1850 ईस्वी से क्यों मानते हैं लोग? तो भारतेंदु का जन्म वर्ष है, इसलिए जो है बोलता है कि भारतेंदु का जन्म हुआ, इसलिए जो है आधुनिक युग का उदय हो गया। तो क्यों हो गया? जन्म हो गया तो आधुनिक युग कैसे हो जाएगा? तो मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? डॉक्टर मैनेजर पांडे, गणपति चंद्र गुप्त और विश्वनाथ त्रिपाठी। फिर 1857 से, तो 1857 से कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेन। तो 1857 से क्यों मानते हैं कि आधुनिक युग का उदय हुआ? तो 1857 से जो आधुनिक युग का उदय का मानने का कारण है कि क्यों? क्योंकि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तिथि होने के कारण जो है आधुनिक युग का उदय माना जाता है। तो 1857 में जो है पहली स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, इसलिए जो यहाँ से आधुनिक युग का उदय माना जाता है। ठीक है। और 1868 से क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय जो है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन हुआ था। तो इसलिए जो है शुक्ल जी 1868 से मानते हैं। ठीक है। अब आधुनिक काल के विविध नाम को देखेंगे। ठीक है, कि आधुनिक काल को जो है किसने क्या नाम दिया है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो आधुनिक काल या गद्य काल, आधुनिक काल या गद्य काल किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने। ठीक है। जैसे भक्ति काल में, सॉरी आदि काल में जो है वीर गाथा काल कहा था ना शुक्ल जी, उसी तरह आधुनिक काल को आधुनिक काल या गद्य काल, ऑप्शन आता है कि गद्य काल किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा था। और वर्तमान काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। आधुनिक काल या गद्य काल आचार्य शुक्ल ने, वर्तमान काल मिश्र बंधु ने। आधुनिक काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद जागरण काल किसने कहा है? त्रिभुवन ने। जागरण कहाँ पे किया जाता है जी? जागरण होता है जब मैया जागरण कहाँ होता है? त्रिभुवन, भगवान त्रिभुवन के पास जागरण त्रिभुवन। नव जागरण काल किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा। अब देखो रामविलास शर्मा जो भक्ति काल को क्या कहे? भक्ति काल को जो रामविलास शर्मा ने जागरण काल कहा है। भक्ति काल को जो है रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? जागरण काल। और इसको कहे हैं नव जागरण काल। और ये तो यहाँ भी कहते हैं कि जो है आधुनिक काल जो है ये जागरण काल का ही विकसित रूप है। आधुनिक काल जो है जागरण का ही विकसित रूप है, इसलिए इसको नव जागरण काल का। और साहित्य काल किसने कहा है? तो पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ। साहित्य काल किसने कहा है? पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक काल का जो सर्वमान्य उपविभाजन है वो क्या क्या है? तो इसको जो 9 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 9 खंडों में। आधुनिक काल पूरे संपूर्ण आधुनिक काल को जो है जैसे भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया। कैसे? एक तो हो गया निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण शाखा। इसी तरह जो है इसको भी आधुनिक काल को जो है 9 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन? सबसे पहले तो भारतेंदु जी, यहीं से आधुनिक युग का उदय होता है। तो भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। भारतेंदु युग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया है और द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद,
प्रगति जब हो रहा है तो प्रयोग, नए नए प्रयोग करेंगे, प्रयोगवाद। और प्रयोग किस पे करेंगे, तो नई कविता में, तो नई कविता, नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, अद्यतन कविता। और समय पूछ देता है कि कौन किसका किस वर्ष है, तो भारतेंदु युग का समय 1857 से, श्रमानुविभाजन है तो 1857 से 1900। तो हमारे आधुनिक युग का जो उदय होता है कहाँ से होता है, फिर एक तरीका से हिस्ट्री में मान लिया जाता है 1857 की क्रांति से। तो 1857 से 1900। अब द्वितीय युग 1900 से 1918, और छायावाद 1918 से 1936 तक, छायावाद 1918 से 1936। और प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रगतिवाद जो है 1936 से 1943। और प्रयोगवाद 1943 से 1952, प्रयोगवाद जो कब से 1943 से 1952। और नई कविता 1952 से 60, नई कविता जो है 1952 से 1960। और साठोत्तरी कविता यानी कि साठोत्तरी यानी 60 के उत्तर यानी 60 के बाद, तो 1960 से 90, साठोत्तरी कविता 60 से 90। और समकालीन कविता 1990, यहाँ 90 बचा ना, तो 1990 से 2000, 1990 से 2000। और अद्यतन कविता यानी आज की कविता 2000 से अब तक, जो आज की कविता जो किस में आएगी, अद्यतन कविता। तो आधुनिक काल का श्रमानुविभाजन कितने हैं, 9 भाग में बांटा गया। कौन कौन, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद प्रयोग होगा, तो प्रगतिवाद प्रयोगवाद प्रयोग किस पे करेगा, नई कविता में, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, अद्यतन कविता। ईस्वी से याद करोगे ना इसे, जैसे कि आंख बंद करके, भारतेंदु युग कब है 1857 से 1900, द्वितीय युग 1900 से 1918, फिर जो है 1918 से 1936 क्या है, तो छायावाद, छायावाद 1918 से 1936। फिर प्रगतिवाद, प्रगतिवाद कब से कब है, तो 1936 से 43। फिर प्रयोगवाद हो जाएगा, प्रयोगवाद 1943 से 1952। फिर नई कविता जो है 1952 से 60। अब 60 नहीं होगा तो फिर साठोत्तरी कविता है, तो वो कब से होगा, तो 1960 से 90 है साठोत्तरी कविता। तो इसका मतलब है कि नई कविता का जो होगा वो 52 से 60 होगा। इस तरह से याद करना है। अब शुक्ल जी, शुक्ल जी जो है भारतीय, शुक्ल जी जो है क्या कहे हैं आधुनिक काल को, तो प्रथम उत्थान, भारतेंदु युग को जो है प्रथम उत्थान कहा है, द्वितीय युग को द्वितीय उत्थान कहा है, और छायावाद को तृतीय उत्थान कहा है। भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान कहा है, द्वितीय युग को द्वितीय उत्थान कहा है, और तृतीय छायावाद को तृतीय उत्थान कहा है। ठीक है, अब भारतेंदु युग का नामकरण देख लेते हैं। तो भारतेंदु काल किसने कहा है, भारतेंदु काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जैसे आदिकाल को आदिकाल कहा था किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उसी तरह भारतेंदु काल को भारतेंदु काल कहा है किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब ये कैसे पीछे हट जाए, हजारी प्रसाद जी वहाँ आदिकाल में तो ले लिए है ना, तो ये भी तो रखेंगे ना। तो भारतेंदु काल यहाँ पे कौन रखे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल किसने रखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यहाँ पे भारतेंदु काल किसने रखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और भारतेंदु युग किसने रखा है जी, तो भारतेंदु युग जो है वो नंदुलारे वाजपेयी रखे हैं। और हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, अभ्युत्थान कहाँ से होता है, नागरिक प्रचारणी सभा से। तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान नागरिक प्रचारणी सभा, और प्रथम उत्थान तो आचार्य शुक्ल किए हैं। और पुनर्जागरण या भारतेंदु युग किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र, यानी पुनर्जागरण, पुनर्जागरण हुआ किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, इनको पढ़ेंगे, उनके बाद जो है सो इनकी रचना को पढ़ेंगे। तो हम लोग जो इनको संक्षेप में पढ़ते हुए निकल जाएंगे। और मुख्य हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, इनकी रचनाओं को याद करने के लिए। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 9 सितंबर 1850 ईस्वी को, और निधन 1850 ईस्वी को। भारतेंदु का जो जन्म हुआ है 1850 से 50, यानी कि मात्र 35 वर्ष जिए हैं, कितने 35 वर्ष जिए, और हिंदी साहित्य के लिए इतने कुछ कर चुके हैं। तो जन्म जो 9 सितंबर 1850 ईस्वी, और निधन 1850 ईस्वी कहाँ पर, तो काशी में हुए। तो मूल नाम क्या था, हरिश्चंद्र, इनका मूल नाम क्या था, भारतेंदु का था हरिश्चंद्र था। और भारतेंदु जो है ये उपाधि मिली थी इनको, कब मिले थे, तो 1880 में। कब मिला था, 1880 में। और इनके पिता कौन थे, तो गोपाल चंद, इनका गोपाल चंद का उपनाम था गिरधर दास, जो कि नहुस नाम की नाटक लिखे थे। और भारतेंदु की माता क्या था, माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी, और पत्नी का नाम मन्ना देवी। और भारतेंदु को उपाधि क्या क्या है, तो उपाधि जो है इनको देख लेते हैं। तो भारतेंदु को जो है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारत के और भारतीय नवोत्थान के प्रतीक, आधुनिक हिंदी के पितामह, हिंदी गद्य का जनक, हिंदी साहित्य के जन्मदाता। मैंने ऐसे जैसे हिस्ट्री में जो है किसको कहा जाता है, कोई भी पूछ लो तो
इसी तरह हिंदी साहित्य में जो है अग्रदूत, नवोत्थान, पितामह, तो इसलिए जैसे हिस्ट्री में राजा राम मोहन राय को कहा जाता है अग्रदूत, पितामह, ये सब, तो उसी प्रकार जो है जो आधुनिक हिंदी का पितामह, गद्य का जनक, हिंदी साहित्य का जन्मदाता, ये सब कुछ भी पूछ ले वो भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके बाद जो है वो अगला क्या है? अगला है नवजागरण के नवयुग के अग्रदूत। नवयुग के अग्रदूत भी कहा जाता है हरिश्चंद्र को। नवयुग के अग्रदूत, नवजागरण के वैतालिक। वैतालिक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैतालिक। नवजागरण के वैतालिक और आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा, नर प्रकृति के कवि। तो नवयुग के अग्रदूत किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। और नवजागरण के वैतालिक किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा। अब कैसे याद रखेंगे? रामविलास शर्मा जो हमेशा जाति जनजाति आंदोलन ऐसे इन सब चीज की बातें करता है, तो इसीलिए जो है जाति जनजातीय आंदोलन सब इसमें उसी में शब्द आता है वैतालिक। तो इसलिए याद रखो नवजागरण का वैतालिक किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने। और आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, ब्रजरत्न दास और हरिओद, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और नर प्रकृति के कवि किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। और भारतेंदु के विषय में तथ्य कुछ, मूल नाम भारतेंदु है, 1880 में भारतेंदु को उपाधि मिली थी। ये जो है रसा उपनाम से उर्दू में लेखन करते थे। उपनाम इसका देखो, भारतेंदु का नाम रसा और प्रेमगन का आप, ये दोनों जो है उर्दू में गजल आदि लेखन करते थे। किस नाम से? भारतेंदु रसा उपनाम से, और प्रेमगन जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, वो अब्र नाम से करते थे, उर्दू में लेखन करते थे। ठीक है, भारतेंदु का परम मित्र है कौन? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। तब स्थापना, भारतेंदु की स्थापना कौन कौन ने की है? तो ये है कविता वर्धनी सभा, तद्य समाज, पैनिंग रीडिंग क्लब और चौखम्बा स्कूल। तो कविता वर्धनी समाज सभा की स्थापना कब की थी? तो 1870 में, यानी कि 1850 में जो है जन्म हुआ है भारतेंदु का, और 1870 में जो है कविता वर्धनी सभा की स्थापना कर दी, यानी मात्र 20 वर्ष की अवस्था में जो है कविता वर्धनी सभा की स्थापना कर दी। और इनसे पहले तो पत्रिका भी निकाल दिया था कवि वचन सुधा, मात्र 18 वर्ष की अवस्था में। तो कविता वर्धनी सभा जो किस लिए है? तो लेखकों की समस्या का समाधान के लिए। और तद्य समाज 1873 में, यानी 3 वर्ष बाद। पैनिंग रीडिंग क्लब ये भी 1873 में। और चौखम्बा स्कूल 1872 में। ये हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में रूपांतरण हो गया बाद में। ठीक है, कुछ आलोचक के मत भी हैं, आलोचक के मत। तो हिंदी में नाटकों का आरंभ जो है वो भारतेंदु से ही स्वीकार करना चाहिए। किनसे करना चाहिए? भारतेंदु से ही स्वीकार करना चाहिए। नाटकों में यथार्थवाद का जन्मदाता है भारतेंदु। नर प्रकृति के कवि किसने कहा है? शुक्ल ने। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय के कवि किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को कि काव्य को एक तरफ तो मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ दरबारीपन से निकाला। कौन कहे? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ही ऐसा कह सकते हैं। कबीर दास को वहां क्या कहा था? कबीर में जो है एक तरफ तो हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी तरफ मुसलमान, तो ऐसे बिंदु पर करें। इसीलिए जो है, और उसी प्रकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी आचार्य प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, एक तरफ तो मंदाकिनी में स्नान कराए और दूसरी तरफ दरबारीपन यानी रीति काल से छुटकारा, राजा रजवाड़ों से जो है निकाला। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और नवजागरण जो है पुराने लोक जागरण का ही विकास है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। पुराने लोक जागरण मतलब भक्ति काल का ही विकास। अब इनकी हरिश्चंद्र की पत्रिका, ये 3 पत्रिका निकाले। कौन कौन? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी जो स्त्री शिक्षा के लिए निकाला गया था। किस लिए? स्त्री शिक्षा के लिए। तो कवि वचन सुधा कब निकाला है? तो 1868 ईस्वी में। मात्र कैसे याद रखना है? तो कवि वचन सुधा मात्र 18 वर्ष की अवस्था में निकाला था। जन्म इसका हुआ है 50 में, तो 18 वर्ष की अवस्था जोड़ लो कितना होता है? 50 10 60 8 68, यानी कि 1868 में। कवि वचन सुधा कब निकला है? 1868 ईस्वी में। और हरिश्चंद्र मैगजीन इसके मात्र 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद जो है हरिश्चंद्र मैगजीन निकाला था, तो 1873 में। और बाला बोधनी 74 में। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में, और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में।
और तीनों पत्रिका कहाँ से निकल रही थी? तो बनारस से ना। बनारस में इसकी काशी में जन्म हुआ था, तो बनारस पास में तो वहीं से निकलेगा ना। तो कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और बाला बोधिनी 1874 में। यानी कि 18 वर्ष की अवस्था में, यहाँ देखो ट्रिक लगा हुआ है। भारतेंदु का जन्म कब हुआ? 1850 में। और मात्र 18 वर्ष की अवस्था में जो है क्या किया? 18 वर्ष की अवस्था में कवि वचन सुधा निकाल दी। और बस जस्ट इसके 5 वर्ष बाद जो है क्या किया? भारतेंदु मैगजीन निकाल दी। और भारतेंदु मैगजीन के मात्र 1 वर्ष बाद बाला बोध निकाल दी स्त्री शिक्षा के लिए। तो कवि वचन सुधा जो पहले मासिक पत्रिका थी, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा मांग रहती थी, इसलिए ये पाक्षिक हो गई, यानी 15 दिन पे निकलने लगी। फिर पाक्षिक से भी साप्ताहिक हो गई। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन जो मासिक पत्रिका है, बाला बोधिनी भी मासिक। इनकी साप्ताहिक पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का मात्र एक ही है, कौन? कवि वचन सुधा, जो कि मासिक था पहले, फिर पाक्षिक हुई, फिर साप्ताहिक हुई। ठीक है। इनमें जो सबसे पहले पुराने कवियों के कविता छपा करती थी कवि वचन सुधा। हमारे 18 वर्ष की अवस्था में तो वही तो करेंगे ना। उसको हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका भी नाम बहुत अलग अलग हुआ। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, यानी फिर जो है मोहन चंद्रिका, ये सब हुआ। ये बाला बोधिनी जो है 1874 में है, ये स्त्री शिक्षा के लिए। ठीक है। अब इनकी जो है हम लोग रचना को देखेंगे, किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम लोग जो है काव्य को देखेंगे। क्या देखेंगे? काव्य को। तो आप लोग जो सांस ले लीजिए एक बार। कौन कौन सी रचना है जी इनकी? सबसे पहले हम लोग काव्य को देखेंगे। ठीक है। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है क्या? तो सबसे पहले दशरथ विलाप। देखो, राम जी जब जो है अयोध्या छोड़ के जा रहे थे, कहाँ? वनगमन कर रहे थे, तो दशरथ क्या कर रहे थे? विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, हा राम हा राम हा राम। तो दशरथ क्या हुए? विलाप कर रहे थे, और विलाप करते करते वो मर गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो। दशरथ जो विलाप करते करते उनका निधन हो गया। तो दशरथ विलाप, तो सबसे पहले रचना हो गई उनकी दशरथ विलाप। अब जब विलाप करते करते मर गए, तो फिर क्या हुआ? फूलों का गुच्छा उस पर चढ़ा, यानी कि फूलों का माला चढ़ा, यानी कि फूलों का गुच्छा चढ़ा, फूलों का माला। तो दशरथ विलाप कर रहे हैं किसके? राम के लिए। राम जब जा रहे थे तो क्या किए? दशरथ विलाप कर रहे थे, और विलाप करते करते उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर जो उनपे फूलों का गुच्छा चढ़ा, फिर जो उनके परिवार को प्रबोधने के लिए लोग सब आए, परिवार को प्रबोधने के लिए आए, यानी प्रबोधते हैं ना कि सब परिवार रो रहा है यार, इसको प्रबोधो। तब तो प्रबोधने के लिए लोग आए। तो दशरथ विलाप कर रहे थे, उस पर फूलों का गुच्छा चढ़ा, फिर उसके परिवार को प्रबोधने के लिए आए। फिर सभा रखा गया, फिर सभा हुआ, यानी बंदर सभा हुआ। तो दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, प्रबोधनी, फिर सभा रखा गया, तो बंदर सभा। और फिर जो है भक्ति सरबस, यानी कि किसी के निधन के बाद जो है होता है ना कि सत्संग उत्संग करा दिया जाता है, कि जिससे उनको मोक्ष मिल जाए, तो सत्संग उत्संग करा दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ भी भक्ति हुआ। तो दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा चढ़ा, यानी फूलों का हार, फिर प्रबोधने के लिए आया, प्रबोधनी, फिर सभा हुआ, तो यानी बंदर सभा, फिर बंदर सभा हुआ, प्रबोधनी हुआ, फिर बंदर सभा हुआ, फिर भक्ति कराया गया, यानी भक्ति सर्वस। फिर कर्ता को जो कार्तिक स्नान कराया गया। कर्ता को क्या कराया गया? कार्तिक स्नान, यानी कि जैसे भरत जी आग दिए थे, जो उनके आग दिए होंगे तो उनको स्नान तो कराएगा ना। तो कार्तिक, कर्ता को कर्ता से कार्तिक रखो, तो कर्ता को कार्तिक स्नान कराया गया। फिर प्रेम मल्लिका को जो है प्रेम सरोवर ले जाया गया। प्रेम मल्लिका यानी कि उनकी जो रानियां थी, प्रेम मल्लिका ही थी, एक तरह की हूर। तो प्रेम मल्लिका को प्रेम सरोवर ले जाया गया। और प्रेम माधुरी, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवाड़ी, यहाँ तक याद रख लो। उसका आगे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ तक याद कर लो एक बार, कि याद हो गया। तो क्या क्या है रचना, यानी कि सबसे पहले दशरथ विलाप कर रहे हैं। तो दशरथ विलाप,
विलाप करते करते मर गए, तो फिर उन पे फूलों का गुच्छा चढ़ गया। फिर प्रबोधनी के लिए रिश्तेदार आए थे, दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा, प्रबोधनी, बंदर सभा, फिर सभा हुआ बंदर सभा, फिर जो है भक्ति कराया गया तो भक्ति सर्वस्व, फिर कर्ता को कार्तिक स्नान कराया गया, फिर प्रेम मल्लिका को प्रेम सरोवर ले जाया गया, फिर प्रेम माधुरी प्रेम पचासा यानी प्रेम विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवाड़ी। अब दसवीं जब होगा, क्या होगा, दसवीं जब होगा तो लोग माछ मरवा करते हैं ना, माछ मरवा करते हैं यानी मटन उटन खाते हैं। तो मटन उटन खाते हैं जब, खस्सी पाठा उठा की बलि होती है, तो उसमें जो बकरी के पिता को हो, बकरी के बेटा को हो, बकरी की भाई को हो, उनकी बलि हो जाती है। तो इसलिए जो बकरी विलाप करने लगते, बकरी अभी रोने लगता है। यहाँ पे क्या करने लगता है, जब दसवीं होता है तो क्या होता है, बकरी विलाप करता है। तब बकरी विलाप जो है सबसे ज्यादा कब करता है, बकरी विलाप सबसे ज्यादा कब करता है, तो होली में, क्योंकि होली में लोग ज्यादातर मटन खाते हैं। तो बकरी विलाप कब करता है, तो ज्यादा होली में करता है। तो होली के समय मौसम कैसा रहता है, तो वर्षा विनोद, विनोद यानी कि रोमांटिक मौसम रहता है, बसंत ऋतु आया रहता है उस समय। तो वर्षा विनोद, होली के समय मौसम कैसा रहता है, तो वर्षा विनोद और मधु मुकुल, मधु मधु मुकुल, ठीक है। उनके बाद वेणु गीत, वेणु गीत, भौरे जो है मधु मुकुल, उसका वेणु, भौरे जो है हमें गीत सुनाता है, वेणु गीत यानी भौरे हमें गीत सुनाता है। फिर विजयंती, विजय वैजयंती, और नए जमाने की मुकर और रिपनाष्टक, और रिपनाष्टक, ठीक है। चार्ज लग रहा है थोड़ा कम हो गया है, देखना पड़ेगा। लाइट आ गया है, बस 2 मिनट। तो हो गया, चलिए एक बार याद कर रहे थे फिर से। तो सबसे पहली रचना क्या है, तो दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा। तो ये दोनों जो है खड़ी बोली में रचित है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। इनकी रचना कौन कौन सी होगी, दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा, फिर प्रबोधनी के लिए प्रबोधन, दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा, प्रबोधनी, फिर बंदर सभा। कलम थोड़ा चेंज कर ले, तो दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा, फिर प्रबोधनी, बंदर सभा, बंदर सभा, फिर भक्ति होता है, भक्ति सर्वस, कर्ता को कार्तिक स्नान कराया जाता है, फिर प्रेम मल्लिका को प्रेम सरोवर ले जाया जाता है, प्रेम माधुरी, विनय प्रेम माधुरी, और प्रेम पचासा, प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम फुलवाड़ी। और जब दसवीं होता है, अब क्या हो रहा है, तो दसवीं हो रहा है, क्या होता है, तो दसवीं, तो दसवीं होता है जब, तो क्या होता है, तो मटन वटन खाते हैं तो लोग, तो क्या होता है, तो बकरी विलाप करता है। तो बकरी विलाप करता है सबसे ज्यादा कब बकरी विलाप करता है, तो होली में करता है। और होली मौसम कैसा रहता है, तो वर्षा विनोद रहता है, यानी कि वर्षा और विनोद रोमांटिक मौसम रहता है, बसंत ऋतु आया हुआ रहता है। और मधु मुकुल, उसके बाद वेणु गीत, यानी कि भौरे जो गुनगुनाते हैं उसको वेणु गीत कहते हैं, तो भौरे हमें वेणु गीत सुनाते हैं। फिर उसके बाद विजयनी विजय, विजयनी विजय वैजयंती, ये इतना भी याद रखो, विजयनी विजय। फिर नए जमाने की मुकर्री और रिपनाष्टक, रिपनाष्टक कैसे याद रखें, तो जिस समय ये रचना हुई थी उस समय जो है वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। उस समय जो है वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन थे। तो इसलिए जो है भारतेंदु जी उस समय राजभक्ति प्लस राष्ट्रभक्ति दोनों कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जो है राष्ट्रभक्ति कर नहीं कर सकते थे, राजभक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति भी कर रहे थे, तो महिमा भी करना आवश्यक ही था। रिपनाष्टक किसमें महिमा कर दी, रिपनाष्टक लॉर्ड रिपन के लिए, तो लॉर्ड रिपन से रिपनाष्टक लिख दिया। उसके बाद जो है भारतेंदु के नाटक को हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे, भारतेंदु की नाटक। तो नाटक कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो वैदिक हिंसा, पहले इसको 4 बार आप दोहरा लो, ठीक है। उनके बाद काव्यान, नाटक व्यान, ठीक, नाटक चले हम लोग। भारतेंदु के अब नाटक को देखते हैं, ठीक है। तो नाटक कौन सी है, तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति,
यानी वेद में जो हिंसा दिया हुआ है वो हिंसा नहीं है। वेद में जो हिंसा हुआ है जैसे कि पशु बलि, बकरे बलि, ये सब जो अगर हिंसा दिया हुआ है तो वेद में जो हिंसा दिया हुआ है वो हिंसा नहीं है। और वेद में ही मेंशन है किनका? सत्य हरिश्चंद्र का। वेद में ही सत्य हरिश्चंद्र है और चंद्रावली भी है। तो वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति। और वेद में किसका किसका नाम है? तो हरिश्चंद्र का है, राजा हरिश्चंद्र का, और चंद्रावली का। उसके बाद विशस्य विस्मोधम, विशस्य विस्मोधम। उसके बाद भारत दुर्दासा। वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विशस्य विस्मोधम, भारत दुर्दासा। विशस्य विस्मोधम आ गया भारत दुर्दासा। भारत दुर्दासा क्यों होता है? भारत दुर्दासा जो क्यों होता है? क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है जबरन नील की खेती करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? नील की खेती करवा रहे हैं। तो नील देवी और अंधेर नगरी, अंग्रेज हमारे लूट लूट के हमारी नगरी को अंधेर कर दिया है, अंधेरा कर दिया है। तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। और वेद में दिया हुआ है सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली और विशस्य विस्मोधम। उसके बाद भारत दुर्दासा। तो भारत दुर्दासा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नील की खेती करवा रहे और हमारी भूमि बंजर हो रही है। तो भारत दुर्दशा क्यों हो रही है? नील खेती करवाते नील देवी और अंधेर नगरी, हमारे नगरों को अंधेर कर दिया है। उसके बाद विद्या सुंदर को तब तक के लिए छोड़ दो। अंधेर नगरी जहाँ होगा वहाँ क्या होगा? पाखंड बढ़ेगा। जहाँ पर अंधेरा होगा वहाँ पर क्या होगा? पाखंड बढ़ेगा। तो पाखंड विडंबन, अंधेर नगरी पाखंड विडंबन। और पाखंड किस लिए होता है? धन अर्जन के लिए। पाखंड जो किस लिए होता है? तो धन अर्जन के लिए, यानी धन अंजय। पाखंड किस लिए होता है? धन अर्जन के लिए, यानी धन अंजय। जहां पर अंधेरा होगा वहां पाखंड बढ़ेगा। और पाखंड बढ़ेगा तो पाखंड किस लिए बढ़ता है? धन अर्जन के लिए, तो धन अंजय। फिर जो है आगमन होता है कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर यानी कि कर्पूर मंजरी। तो कर्पूरी ठाकुर जब आते हैं तो भारत का नया जन्म देते हैं। तो भारत जननी और मुद्रा जैसे राक्षस को बाहर फेंक देते हैं। और मुद्रा जो है, मुद्रा राक्षस मिलना दुर्लभ हो जाता है। तो दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस दुर्लभ बंधु। और ये दे दो विद्या सुंदर। क्या? विद्या सुंदर। तो सबसे पहले जो है अब कौन कौन सी रचना हो गई एक बार देख लेते हैं। तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, पहला नाटक क्या हो गया? तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। सत्य हरिश्चंद्र, अरे राजा हरिश्चंद्र की नाच खेलते हैं ना, वो इन्हीं का है। तो सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, वेद में ही सत्य हरिश्चंद्र दिया गया है और चंद्रावली है। और विशस्य विस्मोधम। उसका बाद भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि उस समय नील की खेती हो रही है। तो नील देवी और अंधेर नगरी, हमारी नगरी को अंधेर कर दिया था। अंधेर नगरी, अंधेर, जहाँ अंधेर होगा वहाँ क्या होगा? पाखंड बढ़ेगा। तो पाखंड विडंबन। और पाखंड किस लिए होता है? धन अर्जन के लिए, तो धन अंजय। उसके बाद आते हैं कौन? हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। तो कर्पूर ठाकुर से याद रखो, कर्पूर मंजरी। और क्या करते हैं? भारत को नया जन्म देते हैं, यानी भारत जननी। और मुद्रा जैसे राक्षस को जो है वो बाहर फेंक देते हैं। तो मुद्रा राक्षस जो कि मिलना दुर्लभ हो जाते हैं, तो दुर्लभ बंधु। और विद्या सुंदर, और विद्या सुंदर। अब देखो कौन सी रचना कब हुई है। तो भारत दुर्दशा जो है वो 1880 में। भारत दुर्दशा 1880 में। और नील देवी 1881 में। और अंधेर नगरी 1881। यानी मृत्यु के जस्ट 5 वर्ष पहले ये सब लिखे हैं। मृत्यु के जस्ट 5 वर्ष पहले भारत दुर्दशा लिखे हैं। और नील देवी 1881 में लिखे हैं। और अंधेर नगरी 1881 में लिखे हैं। ठीक है। अब एक चीज और याद रखो कि भारत दुर्दशा जो है पहला राजनीतिक नाटक है। भारत दुर्दशा जो पहला राजनीतिक नाटक है। भारत दुर्दशा क्या है? पहला राजनीतिक नाटक है। और अंधेर नगरी जो पहला आधुनिक नाटक है। अंधेर नगरी क्या है? पहला आधुनिक नाटक है। भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है और अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। और भारतेंदु का पहला नाटक अगर कहे तो वो विद्या सुंदर है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है। और पहला आधुनिक नाटक अंधेर नगरी है। और पहला राजनीतिक नाटक कौन है? तो भारत दुर्दशा है। ठीक है। जैसे किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अंधेर नगरी जो बिहार की विवेकहीन रजवाड़ों को आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अपूर्ण, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है कुछ अपूर्ण रचना है। अपूर्ण कौन कौन है? तो प्रेम जोगनी, सती प्रताप और रत्नावली।
प्रेम जोगनी सती प्रताप और रत्नावली किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम जोगनी सती प्रताप और रत्नावली। सती प्रताप को जो है पूर्ण किया है राधा कृष्णदास ने। सती प्रताप को किसने पूर्ण किया है? तो राधा कृष्णदास ने। राधा कृष्णदास कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है फुफेरे भाई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं। कौन? राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास गोस्वामी नहीं, राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास जो है सती प्रताप को पूर्ण किया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध को देखेंगे हम लोग। किसको देखेंगे? निबंध को। तो चलिए निबंध हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। करें? तो निबंध क्या क्या है इनकी निबंध? सबसे पहला निबंध जो है वो है अथ अंग्रेज स्त्रोत लिख्यते। देखो, एक अंग्रेज था। हर अंग्रेज क्रूर तो नहीं था ना। एक अंग्रेज ऐसा था जो कि भारतीय संस्कृति से अत्यधिक आकृष्ट हो चुका था। भारतीय संस्कृति से जो अत्यधिक आकृष्ट हो चुका था। उन्हें भारतीय संस्कृति को समझना था, डूबना था उनमें, और डूब चुका था। तो क्या कर रहे हैं? अथ अंग्रेज स्त्रोत लिखे थे। अंग्रेज भी जो है वो अंग्रेज जो है स्रोत लिख रहे हैं। स्त्रोत संस्कृत का जो श्लोक होता है, स्त्रोत लिख रहे हैं। और उसका नाम क्या था? लेवी, यानी कि लेविस। उसका नाम क्या था? तो लेविस प्राण लेवी, यानी लेविस यानी कि लेवी प्राण लेवी। अथ अंग्रेज स्त्रोत लिख्यते लेवी प्राण लेवी। और फिर वो जाते हैं मणिकर्णिका घाट पे। कहाँ जाते हैं? मणिकर्णिका घाट, काशी वाला मणिकर्णिका घाट पे। और वो सोचते हैं कि ईश्वर बड़ा विलक्षण है। क्या सोचते हैं? कि ईश्वर बड़ा विलक्षण है। और सोचते हैं कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानी का जी क्यों नहीं लगता। लेकिन क्या बात है जो हम अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी नहीं मिलता है। उसके बाद वो भारत के हितैषी भी थे, चूंकि संस्कृति से प्रभावित थे। तो सोचेंगे ना कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये सोच रहे हैं कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। और ये सोचते सोचते सो गए। क्या हुए? तो सो गए। फिर जो एक अद्भुत स्वप्न देखते हैं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में क्या देखते हैं? कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन चल रहा है। अब ये ख्यालात कहाँ से आया? चूंकि इसी समय जो कांग्रेस का अधिवेशन भी चल रहा है, तो उसी अधिवेशन से जो है विचार में आया कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन चल रहा है। तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन चल रहा है। और उसका अध्यक्ष कौन है? तो 5वां पैगंबर, चौथा नहीं। हिंदू में जो है 5 संख्या का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन चला। और उसका अध्यक्ष कौन है? तो 5वां पैगंबर। कौन है? 5वां पैगंबर। फिर कंकर पे स्रोत लिखते हैं। तो कंकर पे क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि काशी के कंकर में शंकर हैं। तो कंकर स्त्रोत लिखते हैं। फिर नाटक नामक निबंध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाटक नामक निबंध लिखते हैं। ठीक है, नाटक नामक निबंध लिखते हैं। और हिंदी भाषा, नाटक और हिंदी भाषा। तो कौन कौन सा हो गया इनका, एक बार चलिए देख लेते हैं। निबंध इनका कौन कौन सा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो सबसे पहले तो अंग्रेज जो हैं भारत के संस्कृति से प्रभावित हो चुका है। तो क्या कर रहे हैं? अंग्रेज स्रोत लिखे थे। अंग्रेज जो है स्रोत लिख रहे हैं। उसका नाम क्या था? तो लेवी प्राण लेवी। और मणिकर्णिका घाट पे जाते हैं और सोचते हैं वह ईश्वर बड़ा विलक्षण है। और सोचते हैं कि अंग्रेजों से जो है हिंदुस्तानी का जी क्यों नहीं मिलता, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये सब सोचते सोचते जो है सो जाते हैं। फिर क्या देखते हैं? स्वप्न देखते थे। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखते हैं। क्या स्वप्न में देखते हैं? कि स्वर्ग में जो विचार सभा का अधिवेशन चल रहा है, और उसमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? तो 5वां पैगंबर। और फिर जो है कंकर पे स्त्रोत लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि काशी में कंकर में शंकर है। और फिर नाटक नामक जो है, नाटक नहीं है, नाटक नामक जो है वो निबंध है। पूछेगा नाटक क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक क्या है? नाटक तो निबंध है। उसके बाद हिंदी भाषा। ऐसे पूछेगा नाटक किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र।
फिर निबंध संग्रह, निबंध संग्रह को देख लेते हैं। तो बादशाह दर्पण और काल चक्र, एक है काल चक्र का चक्कर, वो किसकी रचना है? तो भारतेंदु का नहीं, दूसरे का है काल चक्र का चक्कर। तो काल चक्र, काल चक्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संग्रह है। भारतेंदु किसका है जी? हरिश्चंद्र का। एक मिनट, काल चक्र का चक्कर जो किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। काल चक्र का चक्कर किसका है? काल चक्र का चक्कर जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है, जो कि निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का है, वो भी निबंध ही है। लेकिन काल चक्र जो है वो किसका है? निबंध संग्रह भारतेंदु का है। लेकिन काल चक्र का चक्कर किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। तो निबंध संग्रह इसके कौन कौन है भारतेंदु का? तो बादशाह दर्पण और काल चक्र। काल चक्र का चक्कर नहीं, काल चक्र। उसका उपन्यास कौन सी है इनकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो शीलवती। उपन्यास कौन सा है? शीलवती। और आत्मकथा कौन सा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। कुछ आप पे बीती, कुछ जग पे बीती, यानी कुछ आप बीती, कुछ जग बीती सुना रहे हैं आत्मकथा। उसके बाद अब हम लोग किसको पढ़ें? बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने, बालकृष्ण भट्ट को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इसका जन्म जो है 1844 ईस्वी में और सबसे लंबे समय तक रहे, 1914 ईस्वी तक रहे। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ है और भारतेंदु का 1850 में, यानी कि उनसे 6 वर्ष पहले हुए थे बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जन्म जो है प्रयाग में हुआ था और निधन 1914। माता इसकी पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी माता के नाम पार्वती देवी ही था। और भारतेंदु की पत्नी का नाम क्या था? मन्ना देवी। और इनकी पत्नी का नाम रामा देवी था। बालकृष्ण के पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। फिर चलते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में संस्कृत के अध्यापक थे। बालकृष्ण भट्ट जो है संस्कृत के अध्यापक थे। कहाँ पे? प्रयाग में कायस्थ पाठशाला में। कथन है इसका, साहित्य जो है जनसमूह के हृदय का विकास है। किसका कथन है? तो बालकृष्ण भट्ट का। साहित्य जो है वो जनसमूह के हृदय का विकास है। किसने कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा है, ठीक है। उनके बाद भारतेंदु प्लस द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कवि हैं। भारतेंदु युग प्लस द्विवेदी युग को, अब यहीं देख लो ना कि 1844 से 1914 तक रहे थे, यानी कि भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक रहे हैं और 1900 से 1918 तक जो है द्विवेदी युग रहे हैं। तो 1914 तक तो पहुंच ही गए, तो जोड़ने वाले कवि हुए ना ये। तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग प्लस द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कवि हैं। भाषा के संबंध में उदार दृष्टिकोण था। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग किया है। हिंदी वर्धनी सभा, भारतेंदु जो है कविता वर्धनी सभा, भारतेंदु कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी कब? 20 वर्ष की अवस्था में, 1870 में। और इनके 7 वर्ष बाद हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना 1877 में की। और इनका पत्रिका का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप, जो कि 1870 में निकाला था, जो कि मासिक था और इलाहाबाद से निकला था। 33 वर्ष तक इनका संपादन किया बालकृष्ण भट्ट ने और 1910 में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अंग्रेज ने इसमें 3000 का जुर्माना लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उसने एक कविता छाप दिया था कि बम क्या है, इसीलिए 3000 का इस पर जुर्माना लगा दिया था। और इनके मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ था क्या? तो शुभ सरस देश का स्नेह प्रति प्रकट भय आनंद भरे। इन्होंने जो है वेदों की समीक्षा की लिखी और संयुक्ता स्वयंवर की भी समीक्षा लिखी। हिंदी का विकास पुरुष एवं हिंदी का माउंटेन कहा जाता है। हिंदी का माउंटेन कौन कहा जाता है जी? तो बालकृष्ण भट्ट कहा जाता है। सूर्य जी कहते हैं कि भाषा में पूर्वी प्रयोग जो है समझाए बुझाए कर जो होता है, उनको ये समझाए बुझाए लिखा है। समझा बुझा कर जो होता है उनको समझाए बुझाए लिखा है। भाषा में पूर्वी का प्रयोग किया है। सूर्य जी कहते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। अंग्रेजी में जो एडिसन और स्टील किया है वही हिंदी में प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने किया है।
तो प्रताप नारायण मिश्र की तुलना एडिसन से की गई है और बाल कृष्ण भट्ट की तुलना स्टील से की गई है। एडिसन जो है एडिसन में बुद्धि की प्रधानता थी और बाल कृष्ण भट्ट में यानी स्टील में हृदय की प्रधानता थी। ठीक है, अब हम लोग बाल कृष्ण भट्ट के रचना को देखेंगे। सबसे पहले इनकी नाटक, यानी कि नाटक क्या है, तो इसको भी हम लोग एक कहानी से समझेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ये ज़्यादातर जो है सामाजिकता को ध्यान में रख के रचना करते थे। आई थिंक पूरा का पूरा जो है भारतेंदु जो है वो पूरा का पूरा समाज पे ही आधारित हो चुका था। ठीक है, कि विक्षेप जो कुरीतियाँ हैं उन पर लिखा जा रहा था। तो नाटक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बालकृष्ण भट्ट की नाटक को। तो हमारे समय में क्या हो रहा था उस समय में हमारे भारत में, बाल विवाह, यानी बच्चे में ही शादी कर दी जाती थी बालिका के। तो बाल विवाह हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक ना, तो इसलिए जो है बाल विवाह पर लिखे। तो बाल विवाह कलिराज की सभा, बाल विवाह कहाँ हो रहा है, कलिराज की सभा में। बाल विवाह कहाँ हो रहा है, कलिराज की सभा में। किरता रहा है, यानी बाल विवाह कलिराज की सभा में किरता रहा है, यानी कि करा रहा है। तो बाल विवाह कहाँ हो रहा है, कलिराज की सभा में, और किरता रहा है किससे हो रहा है, तो इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। इंग्लैंडेश्वरी यानी कि अंग्रेज, इंग्लैंड की कौन है, अंग्रेज हैं, अंग्रेज बा, और भारत जननी यानी भारत की जननी, हमारी लड़की या हमारी बालिका जो को। तो इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। तो बाल विवाह हो रहा है कहाँ, कलिराज की सभा में, और कीर्तार्जुन यानी करा रहा है किससे हो रहा है, तो इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी के बीच। तो इंग्लैंडेश्वरी यानी कि अंग्रेज और भारत की लड़की जो है, बालिका जो है, उनके बीच। तो इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। और जब शादी हो जाता है तो कहाँ जाता है, रेल का विकटक है, यानी रेल पर चढ़ता है। हमारे यहाँ तो पहले बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन अंग्रेजबा शादी किया तो कहाँ, फर्स्ट क्लास के एसी में ले गया, रेल में। तो रेल का विकट खेल देख रहा है, और उसमें एक हरा पीला रोशनी रहता है, तो रोशनी चल रहा है। तो नई रोशनी का भी यानी नई रोशनी, फिर आचार विडम्बन। तो बाल विवाह कहाँ हो रहा है, कलिराज की सभा में। कीर्तार्जुनी किससे हो रहा है, तो इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। और फिर वो कहाँ चढ़ते हैं, तो रेल पर चढ़ते थे। रेल का विकट खेल, और उसमें हरी पीली रोशनी आ रही है, तो नई अंदर में डब्बा में होता है ना हरी पीली रोशनी सोने टाइम, तो नई रोशनी। उसके बाद आचार विडम्बन, किसकी रचना है ये सब, तो बालकृष्ण भट्ट की। अब उपन्यास देख लेते हैं बालकृष्ण भट्ट की। तो उपन्यास इनकी कौन है, तो सो अजान एक सुजान, यानी सो अनजान एक सुजान। सुजान यानी कि सुजान यानी कि अच्छा जान। तो सो अजान एक सुजान किसकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की। और नूतन ब्रह्मचारी ये भी बालकृष्ण भट्ट की है। तो सो अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी किसकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की। और इनके निबंध को देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट की जो है निबंध कौन कौन सी है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध, ये जो सामाजिक समसामयिक समस्याओं पर लिखे हैं, यानी उस समय जो समस्या चल रही थी उस पर लिखे हैं। तो बाल विवाह हो जाया करते थे हमारे यहाँ, जो लड़कियों का जो बालिका में ही विवाह कर दिया जाता था, यानी कि बाल विवाह हो जाता था। स्त्रियाँ और उनकी शिक्षा, स्त्रियाँ और उनकी शिक्षा कुछ नहीं दी जाती थी। स्त्रियों और उनकी शिक्षा पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा था। बाल विवाह ही बाल में ही बालिकापन में ही विवाह हो जा रहा था। स्त्रियों और उनकी शिक्षा में कुछ महत्व नहीं दिया जा रहा था। राजा और प्रजा जो है वो कृषकों पर दुर्व्यवस्था कर रहे थे। फिर राजा और प्रजा जो है वो भी कृषकों पे दुर्व्यवस्था कर रहे थे, कृषकों पर दुर्व्यवस्था कर रहे थे। फिर जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रकाशन हुआ, किसका हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का प्रकाशन। छोटा लग रहा है बस, है बड़ा कर दें क्या, चलो बड़ा करके एक बार बता देते हैं। तो निबंध किसका, बालकृष्ण भट्ट का। तो ये समय के उस समय जो मुद्दा थे उस पर लिखते थे। तो बाल विवाह हो जा रहा था उस समय,
और स्त्रियों और उनकी शिक्षा पे कोई जोर नहीं दिया जा रहा था, ना मातु। फिर राजा और प्रजा जो थे उस समय, वो भी कृषकों की दुर्व्यवस्था कर रहे थे, कृषकों की दुर्व्यवस्था कर रहे थे। फिर अंग्रेजी शिक्षा का प्रकाशन हुआ, यानी अंग्रेजी शिक्षा का आगमन हुआ, और हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन हुआ। हमारे नए नए जो सुशिक्षित हो रहे थे अंग्रेजी पढ़ के, उनमें परिवर्तन हुआ। तो क्या परिवर्तन हुआ? वो जो है देश सेवा का महत्व समझने लगे, देश सेवा का महत्व समझने लगे, और महिला स्वातंत्र्य की भी महत्व समझने लगे कि अगर महिला को भी स्वतंत्र किया जाए तो वो भी पुरुषों के साथ कदम से कदम, कंधों से कंधों मिलाकर चल सकती है, देश के लिए कुछ कर सकती है। तो हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन हुआ, वो भी देश सेवा का महत्व समझने लगे, महिला स्वातंत्र समझने लगे, महिला स्वातंत्र्य। और इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, अंग्रेजी का प्रकाशन होने लगा है तो कहते हैं अंग्रेजी पढ़ोगे तो बाबू कहलाओगे जी, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। और काल चक्र का चक्कर, तो काल चक्र का चक्कर किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। लेकिन काल चक्र पूछे तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। उसके बाद होता है कि ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, और चली सो चली, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, शब्द की आकर्षण शक्ति, चली सो चली, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, शब्द की आकर्षण शक्ति, और साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य जो है जनसमूह के हृदय का विकास है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? तो पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो तुम जो है अभी जो बताए हैं उनको याद करो, ठीक है। प्रेम घन, ठीक है। और जो है देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो ये घनिष्ठ मित्र है, हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र है। एक चीज और ध्यान रखो, भारतेंदु किस वर्ग का है? प वर्ग का है, प वर्ग का है ना। तो प्रेम घन याद रखो, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। तो भारतेंदु जो है भव, जो भारतेंदु भ से भारतेंदु भव किस वर्ग में आता है? वो भी प वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है ना। तो प्रेम घन जो है इनके घनिष्ठ मित्र हैं, प्रेम घन जो है घनिष्ठ मित्र हैं। और एक आता है प्रताप नारायण मिश्र, वो भी प से ही है, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को जो है द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है, यानी हरिश्चंद्र वाली जो बातें हैं वो सब प के ही अंदर हैं। तो प में ही आता है, प में ही आता है भ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भ किस में आता है? भ में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन है? प, यानी कि प्रेम घन। कौन है? प्रेम घन। और द्वितीय हरिश्चंद्र किसको कहा जाता है, यानी द्वितीय भारतेंदु हरिश्चंद्र किसको कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को, ये भी प में ही आता है, ठीक है। तो प्रेम घन जो है वो इनके, प्रेम घन जो है भारतेंदु के घनिष्ठ मित्र हैं। और प्रताप नारायण मिश्र जो है इनके, प्रताप नारायण मिश्र जो है इनको द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, यानी प्रेमघन को पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 1855 ईस्वी। कौन? भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी। और जो और किसको पढ़े हम लोग? तो इससे पहले हम किसको पढ़े? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके बाद बालकृष्ण भट्ट को। तो बालकृष्ण भट्ट जो है 6 वर्ष पहले हुए थे, यानी 1844 में। सबसे भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट ही है। तो ये 1844 में हुए थे। उसके बाद जो भारतेंदु को 1850 में, उनके बाद बद्रीनारायण चौधरी, तो ये 5 वर्ष बाद हुए भारतेंदु के, 5 वर्ष बाद, यानी कि 1855 में। और इसके बाद आएंगे प्रताप नारायण मिश्र, वो कब हुए हैं? तो जस्ट इससे 1 वर्ष बाद, यानी भारतेंदु के 1 वर्ष बाद हुए, नहीं 1856 थी। प्रेमघन से 1 वर्ष के बाद, यानी कि 56 में हुए हैं, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो 50 में, और और बालकृष्ण भट्ट वो 6 वर्ष पहले, यानी कि 1844 में। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है इनके घनिष्ठ मित्र हैं। तो इनके घनिष्ठ मित्र जो है कब? 5 वर्ष के बाद पैदा हुए थे, यानी कि 55 में। और जो द्वितीय हरिश्चंद्र जो है वो प्रेमघन से 1 वर्ष बाद, यानी कि 55 में ये, और 56 में वो हो गए थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म जो है दत्तापुर गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन इसका 1922 में। नगेंद्र के अनुसार इसका जन्म कहाँ हुआ है? इसका जन्म दत्तापुर गोंडा है, लेकिन नगेंद्र के अनुसार इसका जन्म मिर्जापुर है। कहाँ? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश।
तो भारतेंदु के ये घनिष्ठ मित्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये घनिष्ठ मित्र हैं कौन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और जो है ये आब्र उपनाम से, किस नाम से, आब्र उपनाम से उर्दू में काव्य लेखन करते थे, आब्र नाम से। अब घनिष्ठ मित्र हैं और जो है इनके घनिष्ठ मित्र हैं तो और कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो किस नाम से करते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है रसा उपनाम से, रसा उपनाम से उर्दू में लेखन करते थे, ठीक है। और ये जो है प्रेमघन आब्र नाम से करते थे, दोनों का नाम समझ गए। उसके बाद इनकी रचनाओं में यति भंग दोष मिलता है, यानी कि प्रेमघन की रचनाओं में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन में की रचनाओं में जो है यति भंग दोष मिलता है। और इन्होंने रसिक समाज की तथा सधर्म सभा की स्थापना की, तो रसिक समाज की स्थापना की। और भारतेंदु किस समाज की स्थापना की थी, तो रसिक भारतेंदु जो है तदीय समाज की स्थापना की थी, भारतेंदु जो है तदीय समाज की स्थापना की थी। तो इनके मित्र जो हैं प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, वो रसिक समाज की स्थापना करते, तो रसिक समाज और सधर्म सभा की स्थापना की। अब इन्होंने पत्रिका कौन कौन सी निकाली, तो पत्रिका जो है ये आनंद कादम्बिनी और नागरी निरत, आनंद कादम्बिनी और नागरी निरत, तो आनंद कादम्बिनी और नागरी निरत दोनों जो है किसी पत्रिका है। तो आनंद कादम्बिनी जो है 1881 में हुए हैं और मासिक पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित होती थी, मिर्जापुर से। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका और नागरी निरत साप्ताहिक पत्रिका है, जो कि 1893 ईस्वी में निकला था। और दोनों कहाँ से निकल रहा था, मिर्जापुर से। एक चीज याद रखो, जहाँ का लेखक जहाँ का होगा ना, पत्रिका भी लगभग उसी शहर में निकलेगा ना। अगर गांव से है तो शहर में निकालेगा पत्रिका, तो शहर से तो मिर्जापुर से निकाल रहे थे, ठीक है। तो जैसे भारतेंदु कहाँ से निकाल रहे थे, तो काशी से निकाल रहे थे, अपने शहर से निकाल रहे थे। तो लोग तो अपने शहर से निकालेंगे। इनकी पत्रिका जो है अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किया है, किसने कहा है, बच्चन सिंह ने। तो प्रेमघन की जो है पत्रिका अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किया है, किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा। अब उसके बाद शुक्ल जी कहते हैं कि गद्य को कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगिरी, गद्य को कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगिरी को समझने वाले लेखक थे, कलम की कारीगिरी को समझने वाले लेखक थे कौन, प्रेमघन। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा। इनकी पंक्तियां हैं, जैसे धन्य भारत भूमि सब रत्न ही की उपजावनी, किसके है, प्रेमघन के है। और किए सनाथ भारत की भोली पड़ जा अनाथ, किए सनाथ भारत की भोली पड़ जा अनाथ किसकी पंक्ति है, तो प्रेमघन की। अब प्रेमघन के कुछ रचना को देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो काव्य को देखते हैं। तो इसका काव्य जो है सब प्रेमघन सर्वस्व में एकत्र है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जो है काव्य प्रेमघन सर्वस्व में एकत्र है, जिसमें कि कौन कौन से काव्य है, तो कलिकाल तर्पण, कौन सा है, तो कलिकाल तर्पण, ठीक है। तो कलिकाल तर्पण और शोकाश्रु बिंदु, कलिकाल तर्पण, शोकाश्रु बिंदु, हार्दिक हर्षादर्श, भारत बधाई और आनंद अरुणोदय। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है ये सब काम। भारतेंदु के घनिष्ठ मित्र हैं और इसका उपनाम क्या था, आप, और भारतेंदु रसा उपनाम से करते थे उर्दू में, ठीक है। अब इसके नाटक को देखते हैं, प्रेमघन की नाटक। तो भारत सौभाग्य, क्या भारत सौभाग्य, भारत का सौभाग्य हो गया, क्यों, क्योंकि प्रयाग में रामागमन, यानी प्रयाग में जो है प्रयागराज में राम का आगमन हो गया। और जब राम का आगमन हुआ तो वीरांगना, वीरों सी अंगना, वीरों की अंगना हो गई, वीर ही वीर पैदा होते हैं। तो वीर आंगना रहस्य महानाटक, तो इनकी नाटक कौन कौन सी होगी, तो प्रयाग सौभाग्य, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, यानी प्रयाग रामागमन, प्रयाग में जो है राम का आगमन हुआ। और वीरांगना रहस्य किसका है, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है, ठीक है। अब उनके बाद हम लोग चलते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में क्या बताए थे कि इनको जो है द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को जो है द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है किसको, प्रताप नारायण मिश्र को। और प्रेमघन को भारतेंदु का घनिष्ठ मित्र, और प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 1856 में हुआ है। कब हुआ है, 1856 में, यानी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का 55 हुआ था, भारतेंदु के 5 वर्ष बाद, और इसका प्रेमघन के 1 वर्ष बाद, यानी 56 में। तो इनका जन्म जो है बेजगांव 9 जिला में हुआ है। पिता इसका संकटा प्रसाद थे, ये लावणी के अत्यंत शौकीन थे। प्रताप नारायण मिश्र जो है लावणी के अत्यंत शौकीन थे। इसका चरित्र जो है भारत मित्र, इसका चरित्र, प्रताप नारायण मिश्र का चरित्र लिखा है भारत मित्र नाम से, किसने, बालमुकुंद गुप्त ने। किसने लिखा है चरित्र काव्य, तो बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है भारत मित्र नाम से 1907 में। इनको द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को जो है द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है। भारतेंदु को आदर्श तथा गुरु मानते थे। भारतेंदु के जो है ये कौन, प्रताप नारायण मिश्र जो है गुरु मानते थे, आदर्श एवं गुरु मानते थे, यानी
उसी के अनुसार चल रहे थे, तब तो ये द्वितीय हरिश्चंद्र कहलाए। आधुनिक हिंदी निर्माण के बृहत्तरी जो है, आधुनिक हिंदी निर्माण में बृहत्तरी यानी 3 जो है प्रमुख, वो कौन कौन आते हैं, यही आते हैं। तो भारतेंदु भट्ट साहब, बालकृष्ण भट्ट और एक प्रताप नारायण मिश्र जी। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, ये 3 आते हैं बृहत्तरी। इसका नारा था निरंतरम जपो एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। निरंतरम जपो एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, किसने कहा था? निरंतरम जपो एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये कहा था प्रताप नारायण मिश्र जी, यानी द्वितीय हरिश्चंद्र जो है प्रताप नारायण मिश्र जी। नारा इंपॉर्टेंट है। निरंतरम जपो एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, अब ये जो है ब्राह्मण उपनाम से करते थे। मिश्र जी क्या होते हैं? ब्राह्मण ही तो होते हैं। ये ब्राह्मण उपनाम से सीधा मिश्र जी किस नाम से लिखेंगे भाई साहब? ब्राह्मण से ही तो लिखेंगे, वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही उपनाम से लिखेंगे। तो ब्राह्मण उपनाम से उर्दू फारसी की कविता लिखते थे। भारतेंदु रसा नाम से, भारतेंदु जो है रसा उपनाम से, और उनके जो घनिष्ठ मित्र हैं कौन? प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, वो आप उपनाम से, और जो है ये प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण उपनाम से करते थे। ठीक है मिश्र जी। तो कानपुर में नाटक सभा की स्थापना की। प्रताप नारायण मिश्र जी जो है कानपुर में नाटक सभा की स्थापना की। जानकी मंगल में जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जानकी मंगल किसकी रचना है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी में नाटक में सीता की अभिनय, कुछ सीता की अभिनय करने के लिए मूछें कटाई थी पिता की आज्ञा से। अब देखो उसमें लक्ष्मण की भूमिका लिखाई थी कौन? भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, और जो है ये इनके शिष्य जो है कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी, ये सीता की अभिनय किया है उसमें जानकी मंगल नाटक में। अब आलोचक के कुछ मत है। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग अलापते रहते थे कौन? प्रताप नारायण मिश्र। सीधा ऐसे पूछ देगा प्रश्न कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग अलापते रहते थे कौन? तो प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी हैं तो वो हिंदू के बहुत बड़े समर्थक होंगे ना। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग अलापते रहते थे कौन? मिश्र जी यानी प्रताप नारायण मिश्र। और कौन के हैं ये? शुक्ल जी के हैं। तो शुक्ल जी जैसे के तो और इम्पोर्टेंट हो गया। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। किसने कहा है? बच्चन। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। ठीक है, अब इनकी पत्रिका कौन सी है? तो भाई साहब मिश्र जी हैं तो पत्रिका भी ब्राह्मण नाम से ही निकालेंगे। मिश्र ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण उपनाम से रचना करते थे उर्दू में, और ब्राह्मण नाम की पत्रिका निकाल दी है 1883 में, और मासिक पत्रिका थी यह। सुचारू ढंग से चलाने के लिए चंदा मांगा था। अब ब्राह्मण है, देखो ब्राह्मण ढंग से ही करेंगे मिश्र जी। हरिगंगा 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दक्षिणा दान। हरिगंगा, हरिगंगा नाम की एक कविता भी है इनकी। तो हरिगंगा 8 मास बीते जजमान, अब तो करूँ दक्षिणा दान। ये किस पत्रिका, ये किस लिए कहा गया था? किस पत्रिका के विषय में कहा गया था? तो ब्राह्मण पत्रिका में। ऐसे सीधा पूछ देगा क्वेश्चन, किस पत्रिका के विषय में कहा था? ब्राह्मण पत्रिका में। और पूछेगा किसने कहा था? तो मिश्र जी। अब जजमान ही तो कहते हैं ना पंडित जी जो है अपने, जो उन लोगों को क्या कहते हैं? जजमान कहते हैं। जजमान कुछ दक्षिणा दे दीजिए। तो हरिगंगा 8 मास बीते जजमान, यानी 8 महीना हो गया पत्रिका को, अब तो कुछ चंदा दीजिए, ये तो कैसे चल सकता है ये। तो हरिगंगा 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दक्षिणा दान। तो शारीरिक अंगों पर जो है सर्वाधिक निबंध लिखे मिश्र जी, जो वो शारीरिक अंगों पर सर्वाधिक निबंध लिखने वाले निबंधकार हैं। किस पर? शारीरिक अंगों पर। अब इनकी कुछ रचनाओं को देखते हैं। तो चलिए हम लोग रचना को देखते हैं। तो इनकी काव्य सबसे पहले काव्य कौन सी है? तो मन की लहर लोकोक्ति शतक। मन की लहर लोकोक्ति, मन की लहर लोकोक्ति शतक, मन की लहर लोकोक्ति शतक, ये दोनों एक ही साथ करना है, एक साथ बोलना है। जैसे मन की लहर लोकोक्ति शतक, तृप्त्यानाम, बेडला स्वागत और प्रताप लहरी। प्रताप लहरी। अब प्रताप नारायण मिश्र जी हैं तो उसका नाम से स्पष्ट है कि प्रताप लहरी क्यों लिखेंगे? तो प्रताप नारायण ही लिखेंगे। तो मन की लहर लोकोक्ति शतक, तृप्त्यानाम, बेडला स्वागत और प्रताप लहरी किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का है। इसको द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है। ये उपनाम ब्राह्मण उपनाम से करते थे। मिश्र जी पंडित होते हैं तो ब्राह्मण ही होते हैं तो ब्राह्मण उपनाम से करते थे। अब इनकी नाटक। अब देखो प्रताप नारायण मिश्र जी जो है द्वितीय हरिश्चंद्र है, तो द्वितीय हरिश्चंद्र वाला कुछ तो लक्षण दिखाएंगे।
उनको गुरु मान रहे हैं भाई साहब। तो ये भी भारत दुर्दशा लिखे थे लो भैया। अब ऑप्शन में आएगा भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो क्या किया जाए। तो लगाना तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ही, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तब क्या करें, तब क्या करें, तब भी लगाना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ही लगन। लेकिन अगर एक और उसमें ऑप्शन जुड़ा रहे कि ए एंड बी, यानी ए एंड बी, तब इस दोनों को लगाना है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो भारतेंदु की भी है और प्रताप नारायण मिश्र की भी है। तो भारत दुर्दशा नाटक इसके प्रताप नारायण मिश्र की कौन कौन सी रचना है, तो भारत दुर्दशा, कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली कौतुक, हठी हमीर और गौ संकट। गौ संकट एक गौरक्षा, गौरक्षा नाम की इसकी जो है वो थी है शायद निबंध। अब गौ संकट नाम की क्या है नाटक है। तब चलिए देखते हैं। तो गौ संकट जो है इनकी क्या है नाटक है, और गौरक्षा नाम की निबंध है। तो नाटक इसकी कौन कौन सी हुई, प्रताप नारायण मिश्र की भारत दुर्दशा, कली कौतुक, हठी हमीर और गौ संकट। अब देखो क्वेश्चन हम बना दिए कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट का, ए एंड बी दोनों का। तो ऑप्शन लगाना है भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र दोनों का है, तो ए एंड बी दोनों लगेगा। ठीक है। अब इसकी प्रताप नारायण मिश्र की जो है निबंध को देखते हैं। ठीक है, निबंध का तो इसको देखो, एक कहानी है। उर्दू बीवी है, यानी मुस्लिम बीवी है, उर्दू बीवी की पूंजी, और उनकी नाम क्या है, मुन्निया। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो मुन्निया नहीं। तो उर्दू बीवी की पूंजी, वही वही मान लो, उर्दू बीवी की पूंजी, उसके नाम क्या है, मुन्निया। तो मुन्निया, मुनिना मती चभरम। तो उर्दू बीवी की पूंजी मुनिना मती चभरम, उर्दू बीवी की पूंजी मुनिना मती चभरम, मुनिना उर्दू बीवी की पूंजी मुनिना मती चभरम, यानी मती जो उनका भरम में चल गया। अब क्यों भरम में चल गया, क्योंकि उनको धोखा मिल गया जी। क्या मिल गया, धोखा। मुनिया को जो है धोखा मिल गया। तो उर्दू बीवी की पूंजी मुनिना मती चभरम, यानी नफीस की पत्नी मत समझ लो। तो उर्दू बीवी की पूंजी मुनिना मती चभरम। अब धोखा मिल गया, अब धोखा मिल गया तो क्या हुआ, आंसू बहा रहे हैं। आंसू कैसे बहा रहे हैं, तो रक्त के समान आंसू बहा रहे, इतना आंसू बहा रहे कि रक्त के समान, रक्ताश्रु। तो उर्दू बीबी की पूंजी मुनिना मती चा भरम, अब भरम में चल गया है। क्यों भरम में चल गया है मुनिया का मती, क्योंकि उसको धोखा मिल गया। क्या मिल गया, धोखा मिल गया। और जब धोखा मिल गया तो क्या करते हैं लोग, आंसू बहाते हैं। आंसू कैसा आंसू बहा रहे, रक्ताश्रु, रक्त के समान अश्रु बहा रहे हैं। अब ममता मस्ती भी आ रहा है, छोड़ दिया तो दूसरा कर लेंगे और क्या दिक्कत है। तो मस्ती भी आ रहा है, लेकिन ममता भी आ रहा है, ममता भी आ रहा है। किस पे, आपको देखकर ममता भी आ रहा है, नहीं आपको देखकर, यानी कि आप। तो उर्दू बीबी की पूंजी मुनिना मती चा भरम, आंसू मती चा भरम, क्यों, क्योंकि धोखा मिल गया है, और धोखा मिला तो आंसू बहा रहे, रक्ताश्रु, और मस्ती भी कर रहा है, मस्ती भी आ रहा है, ममता भी आ रहा है आपको देखकर, यानी आप। उसके बाद तो सॉरी ट त द, यानी कि ट वर्ग, त वर्ग, और त में ही आता है द वर्ग, द वर्ग नहीं द आता है। ठीक है, तो त द। तो यहाँ तक याद हो गया, पहले ये याद कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमें लगता है हो गया होगा। तो देखो निबंध इसका कौन कौन सा है, तो उर्दू बीवी की पूंजी, उर्दू बीवी की पूंजी, उसका नाम क्या है, मुनिया, यानी मुनिना मती चा भरम, भरम में चल गया उनका मती। तो उर्दू बीवी की पूंजी मुनिना मती चा भरम, क्यों, क्योंकि उनको धोखा मिल गया, भरम में चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि उनको धोखा मिल गया। और धोखा मिला तो वो बैठ के आंसू बहा रहे हैं, आंसू ऐसा वैसा नहीं, रक्त के समान आंसू बहा रहे हैं, यानी रक्ताश्रु। और उसको जो है मस्ती भी आ रहा है, क्योंकि दूसरा शादी करेगा, मस्ती भी आ रहा है, ममता भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब उनके माँ बाप केस करेंगे। तो मस्ती भी आ रहा है, ममता भी आ रहा है आपको देखकर, यानी उनको देखकर। अब उसके बाद ट त द, अब अगला है, आगे है
आगे चलते हैं अब यहाँ तक। अब दूसरा जो होगा भेड़िया धसान, यानी भेड़ के समान चाल चलने वाला भेड़िया धसान। तो भेड़िया धसान नागरी का प्रचार हो ही का है। सब किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी रचना है जी? प्रताप नारायण मिश्र की, द्वितीय हरिशन जो कहा जाता है। तो भेड़िया धसान नागरिक का प्रचार हो ही का, भेड़िया धसान नागरिक का प्रचार हो ही का, बहुत इंपॉर्टेंट है। भेड़िया धसान और नागरिक का प्रचार हो ही का किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। तो भेड़िया धसान नागरिक का प्रचार हो ही गा, गोरक्षा, गोरक्षा। और जो है था क्या था? गौसंकट, गौसंकट था ना शायद, गौसंकट जो है इनका नाटक है, और गोरक्षा जो है निबंध है। तो भेड़िया धसान नागरिक का प्रचार हो ही का, गोरक्षा। कचहरी से मिश्र जी हैं तो गोरक्षा की बात तो उठाएगा ही। तो गोरक्षा गोसंकट उठा ही रहे। तो गोरक्षा। अब कचहरी से सलीक राम जी, कचहरी के से ही सलीक कर रहे हैं राम जी को, यानी कचहरी पर से ही सलाम कर रहे हैं, यानी प्रणाम कर रहे हैं किसको? राम जी को। कचहरी यानी द्वार पर से ही प्रणाम कर रहे हैं राम जी को। उसके बाद घोड़े का लत्ता बने, यानी घोड़े की अब घर जाए कि लत्ता बीने, सलाम तो कर लिए राम जी को, अब घोड़े के घर जाए या लत्ता जो है कपड़ा जो है उसको कपड़ा बीने, लत्ता बीने। अब कनातन के डोल बंधे, जो कनातन यानी कि सनातन के डोल बंधे, सनातन के डोल बंधे यानी कनातन के डोल बंधे। रूस और मूस, रूस और मूस, रूस और मूस नाम समान है। तो समझदार की मौत, समझदार की मौत, मनोयोग बात और मुझ, समझदार की मौत मनोयोग बात और मुझ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ तक तो प्रताप नारायण मिश्र का जो है खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ नए, लाला श्रीनिवास दास की। लाला श्रीनिवास दास की नाटक कौन कौन सी है? तो लाला श्रीनिवास दास की नाटक जो है प्रहलाद चरित, तृप्ता सवर्ण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। तो प्रहलाद चरित, तृप्ता सवर्ण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर। प्रेम मोहिनी, प्रेम पर मोहित हो गए थे तो नारद जी जो है संयुक्ता स्वयंवर में चले गए थे। तो प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर, ये तो हमें लगता नहीं ये भूलोगे। तो प्रहलाद चरित्र और तृप्ता सवर्ण किसका है? लाला श्रीनिवास दास की। तो लाला श्रीनिवास दास की रचना नाटक कौन कौन सी है? तो प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद वाला नाटक, और तृप्ता सवर्ण, और रणधीर प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर किसके नाटक है? ये लाला श्रीनिवास दास के। अब उपन्यास कौन है लाला श्रीनिवास दास की? तो परीक्षा गुरु जी की, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी रचना कब हुई है ये भी इम्पोर्टेंट है, 1882 ईस्वी में। तो परीक्षा गुरु जो है किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास की। परीक्षा गुरु किसकी उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास की। इसको जो हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कहा जाता है। हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का उपन्यास किसे कहा गया है? तो परीक्षा गुरु को। अब देखो एक चीज और, आचार्य शुक्ल, बच्चन तथा नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु को जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का उपन्यास तो है ही, लेकिन हिंदी का प्रथम उपन्यास भी अगर पूछे तो कौन है? तो परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। और हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके रचनाकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। अब निबंध कौन है लाला श्रीनिवास दास की? तो भारत खंड की समृद्धि किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की। अब कुछ रचना और रचनाकार को देखते हैं। तो काव्य और रचनाकार, जैसे श्यामलता देवयानी किसकी है? जगमोहन सिंह की, ठाकुर जगमोहन सिंह। जगमोहन यानी कि जग को मोहने वाले, तो नाम से स्पष्ट है यहाँ पर। श्यामलता किसका है? तो जग को मोहने वाला। श्याम जी तो जग को मोहते हैं ना, तो श्यामलता किसकी है? जग को मोहने वाले। श्याम जी खुद जगमोहन है, तो श्यामलता किसकी है? जगमोहन सिंह की। और देवयानी, देव भी हैं वो, कौन? जगमोहन जो है वो देव ही है। तो श्याम जी, देव जी, ये सब देव हैं, तो ये जगमोहन सिंह की होगी। अब इनके और कुछ है, नाटक है, जैसे कि नाटक से पहले ये देख लो उपन्यास। तो उपन्यास जो है इसकी श्यामा स्वप्न किसकी है? जगमोहन सिंह की। श्यामा स्वप्न कौन? श्यामा स्वप्न किसकी है? तो जगमोहन सिंह की। तो श्याम जी, श्याम स्वप्न, श्याम जी का स्वप्न जगमोहन ही तो है। श्याम कौन है? जग को मोहने वाले हैं, तो ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न किसकी है? जगमोहन सिंह का। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का। और श्यामलता और देवयानी किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठाकुर जगमोहन सिंह का नाटक कौन है?
तो ललिता और गो संकट नाटक, गो संकट नाटक। और गौ रक्षा उनकी एक क्या थी, गौ संकट नाटक जो है एक नाटक है उनका, प्रताप नारायण मिश्र का। लेकिन गौ संकट में नाटक लगल है तो किसका हो गया, तो ठाकुर जगमोहन सिंह का। गौ संकट नाटक तो ये भी जगमोहन का है, ठाकुर जगमोहन का ये आएगा। गौ संकट सिर्फ पूछे यहाँ तक तो प्रताप नारायण मिश्र का, और लेकिन गौ संकट नाटक तक दे तो ठाकुर जगमोहन सिंह का, क्योंकि जगमोहन यानी श्याम जी भी गाय चराते थे। ठीक है, तो इसका जगमोहन सिंह का कौन कौन सी रचना होगी, तो ललित, तो इसका कौन कौन सी रचना होगी, श्याम ठाकुर जगमोहन सिंह का। तो श्यामा स्वप्न देवयानी, श्यामा स्वप्न देवयानी, उसके बाद जो है उपन्यास था इनका श्यामा स्वप्न देवयानी, और जो है कौन था, श्यामा स्वप्न देवयानी और श्यामा स्वप्न किसका है, ठाकुर जगमोहन सिंह का। और नाटक में था ललिता, ललिता और गौ संकट नाटक किसका हो गया, ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठीक है, अब उसके बाद अंबिका दत्त व्यास, अंबिका यानी अम्बा, अम्मा। तो अंबिका दत्त व्यास का काव्य 50 बिहारी बिहार, बिहारी बिहार काव्य 50 बिहारी बिहार हो होड़ी किसका है, अंबिका दत्त व्यास का। हो होड़ी किसका है, पंडित अंबिका दत्त व्यास का। और समस्या पूर्ति सर्वस्व किसका है जी, अंबिका दत्त व्यास का। तो काव्य 50 बिहारी बिहार हो होड़ी किसका है, अंबिका दत्त व्यास का। नाटक एवं नाटककार, तो नाटक ललिता और गौ संकट नाटक किसका है जी, ठाकुर जगमोहन सिंह का। ललिता और गौ संकट नाटक ठाकुर जगमोहन सिंह का। अब राधा चरण गोस्वामी का देखते हैं, किसका नाटक, राधा चरण गोस्वामी, सुदामा नाटक। राधा जी का ये स्वामी है, राधा चरण गोस्वामी, राधा जी के, राधा चरण गोस्वामी जो है राधा को चरण में, राधा जी के ये सेवक है। राधा चरण गोस्वामी जो है राधा के सेवक हैं, राधा जी के भक्त हैं, राधा गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी, यानी कि नाम से स्पष्ट है कि राधा जी की सेवक होंगे। तो राधा चरण गोस्वामी देखो क्या लिखे हैं, सुदामा नाटक, उसके बाद शब्द राधा पे, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण, श्री जी को यानी कि राधा जी को, श्री गोसाई जी को अर्पण। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, बूढ़े मुंह मुहासे, यहाँ तक बूढ़े मुंह मुहासे, यहाँ कोमा है, लोग देखे तमाशे। तो राधा चरण गोस्वामी की रचना कौन कौन सी है, सुदामा नाटक, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे किसके है, राधा चरण गोस्वामी के। अब राधा कृष्ण दास के, राधा कृष्ण दास जो है ये भारतेंदु हरिशन के फुफेड़े भाई। और एक चीज और, राधा चरण गोस्वामी जो है भारतेंदु नामक पत्रिका निकाले थे, राधा चरण गोस्वामी जो है भारतेंदु नामक पत्रिका निकाले थे। ठीक है, भारतेंदु पत्रिका, भारतेंदु नाम से पत्रिका निकाले थे। और ऑप्शन में देगा राधा कृष्ण दास, तो राधा कृष्ण दास फुफेड़े भाई, लेकिन इसने नहीं निकाला था, इन्होंने नहीं निकाला था, तो निकाला कौन था, राधा चरण गोस्वामी, राधा गोस्वामी, राधा कृष्ण दास नहीं, राधा चरण गोस्वामी निकाले थे। राधा कृष्ण दास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेड़े भाई, तो राधा कृष्ण दास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेड़े भाई हैं। इसकी कौन कौन सी है, तो दुखनी बाला, महारानी पद्मावती या मेवाड़ कमलेनी, महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी। तो दुखनी वाला, महारानी पद्मावती, महाराणा मेवाड़ कमलेनी, महाराणा प्रताप, राजस्थान केसरी किसका है, महाराणा प्रताप जो है राजस्थान की केसरी ही तो है, महारानी पद्मावती या मेवाड़ की कमलिनी, और दुखनी बाला राधा कृष्ण दास की। अब उपन्यास कुछ, श्यामा स्वप्न किसकी है, ठाकुर जगमोहन सिंह का। अब एक चीज और, ये जो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत से जो एग्जाम में आया है, निस्सहाय हिंदू किसकी है। अब निस्सहाय हिंदू किसकी है जी, तो राधा कृष्ण दास की, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास कौन है जी, भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं। तो निस्सहाय हिंदू किसकी है, तो राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू राधा एवं कृष्ण, राधा निस्सहाय हिंदू की चिंता कौन करेंगे, राधा एवं कृष्ण दोनों ही तो चिंता कर रहे हैं कि निस्सहाय हो गया है हमारा हिंदू कौम। तो राधा कृष्ण दास, निस्सहाय हिंदू की रचना किसने किया है, राधा कृष्ण दास। राधा चरण गोस्वामी नहीं है, जो इसमें चरण सिर्फ राधे हैं, तो राधा और कृष्ण दोनों मिल के हिंदू के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो निस्सहाय हिंदू किसके उपन्यास है, तो राधा कृष्ण दास की। अब इन्होंने जीवनी कुछ लिखी है, राधा कृष्ण दास जो है वो जीवनी कुछ लिखी है, कौन कौन से, तो कविवर बिहारी लाल की जीवनी और सूरदास की जीवनी लिखी। ठीक है, अब अन्य रचनाएं,
तो शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत किसने लिखा है? तो बाल मुकुंद गुप्त ने। किसने लिखा है जी? बाल मुकुंद गुप्त ने। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ऐसे मत छोड़ देना। शिव शंभू की चिट्ठे, चिट्ठे और खत किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। और कोटा कृतांत बाबू तोताराम की। और बालदीप फ्रेडरिक पिकान की। बालदीप फ्रेडरिक पिकान की। ठीक है, तो हमारा जो है सो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि भारतेंदु युग, आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग था हमारा, वो सभी रचनाओं को हम लोग और रचनाकारों के बारे में भी हम लोग जो है अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वो लाएंगे द्विवेदी युग के सभी रचना एवं रचनाकारों के विषय में। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है, रचनाएं याद हो रही है, तो बहुत मेहनत लगता है यार ट्रिक बनाने में। 10 बार पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि इनका ट्रिक क्या हो सकता है, ऐसा क्या ट्रिक बनाया जाए जिनसे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और ये सिर्फ ट्रिक नहीं, ये सिर्फ रचनाओं नहीं, ये जो हम बता रहे हैं रचना के साथ साथ जो विश्लेषण कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर सिर्फ एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जितनी वीडियो हम आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन वीडियो को आप देख ले, तो अगर 80 नंबर का या 100 नंबर का अगर हिंदी आ रहा है, अगर 100 नंबर का साहित्य आ रहा है, तो साहित्य में जो है आप लोग जो है 70 तो प्लस कर ही दोगे। 100 में 70 प्लस कर दोगे, ये मेरा गारंटी है। आप किसी भी एग्जाम में चल जाओ। अब ये नहीं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इधर जनरल की बात कर रहे हैं। टीचिंग वैकेंसी हो गया, टेट हो गया, स्टेट हो गया, इन सब लेवलों में अगर 100 साहित्य आ रहा है तो उनमें 70 प्लस ला सकते हो। अगर 50 आ रहा है तो उनमें 35 प्लस ला सकते हो आप लोग। तो अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो सिर्फ आप ही ना देखें, कुछ और बच्चों को भी भेजें। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, और ये नाता हम लोगों का सिर्फ आज का नहीं, ये ऐसा नहीं कि हम आज आए हैं कल चले जाएंगे, नहीं, ये जन्मों जन्मों का नाता हम लोगों का जुड़ जाएगा। और आपसे जो नाता जुड़ा है ये जन्मों जन्मांतर बना रहेगा। तो चलिए, हम इन्हीं आशा के साथ अब जो है विदा होते हैं कि आप लोगों को जो हम याद कराए हैं वो याद हुआ होगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।